हेलो स्टूडेंट, अब स्ट्रेस के टॉपिक में ही हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें पढ़ रहे हैं स्ट्रेस एंड कोपिंग बिहेवियर, यानी कि स्ट्रेस के साथ समायोजन कैसे किया जाए, यानी कि स्ट्रेस और समायोजी व्यवहार। कोपिंग बिहेवियर यानी कि समायोजी व्यवहार। तो वुड एंड वुड में किसी भी चीज को समझने के लिए हमें उसकी परिभाषाएं समझनी आवश्यक होती हैं। तो इसमें वुड एंड वुड ने क्या बताया, ये क्या है, कोपिंग बिहेवियर किसे कहते हैं? तो व्यक्ति के द्वारा प्रतिबल की तीव्रता को, जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, स्ट्रेस की तीव्रता जो है, तीव्रता को, स्ट्रेस जो हो रहा है उसकी तीव्रता को कम करने के लिए कुछ विचारण किया जाता है, कुछ विचार किए जाते हैं। इसकी तीव्रता को कैसे कम किया जाए, जिसके द्वारा वह दबावपूर्ण असंवेदकों से मुक्त होना चाहता है, जिसके द्वारा वह ऐसे विचार करता है कि जो चीजें उसको स्ट्रेस उत्पन्न कर रही हैं उनसे उसको मुक्ति मिल जाए, उस व्यक्ति को मुक्ति मिल जाए। और व्यक्ति के इसी प्रयास को, जो वो प्रयास करता है व्यक्ति, उस स्ट्रेस से बाहर तीव्रता को कम करने का जो प्रयास करता है, जो विचार करता है, जो उसमें कोशिशें करता है, इसी को कोपिंग बिहेवियर कहते हैं, समायोजी व्यवहार कहते हैं। अब इसकी एक परिभाषा और है, गुडस्टीन ने दी है, गुडस्टीन एवं लेनियोन ने। तो इन्होंने भी एक परिभाषा दी, उसको भी देख लेते हैं क्या कहा है इन्होंने। गुडस्टीन एंड लेनियोन, इन्होंने बताया कि जब व्यक्ति प्रतिबल परिस्थिति का सामना करने में कम से कम 3 प्रकार की चुनौतियों का प्रयोग करता है। जब व्यक्ति कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो उसका सामना करने में 3 प्रकार की चुनौतियां जो उसके सामने आती हैं उनका प्रयोग करता है। वो चुनौतियां कौन सी हैं? भौतिक परिवेश से प्राप्त चुनौती, कोई भी भौतिक परिवेश से कोई ऐसा उद्दीपक जो उसको स्ट्रेस दे रहा है उसकी चुनौती एक्सेप्ट करता है, या दैहिक सीमाओं से प्राप्त चुनौती, या कोई भी शारीरिक ऐसी कोई भी दर्द या कोई भी ऐसी फीलिंग वो है, परेशानी है, समस्या है, उसकी चुनौती। एवं अंतर्वैयक्तिक चुनौती, कोई भी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कोई भी उसको ऐसी चुनौती या स्ट्रेस पैदा करने वाला कारण मिल रहा है, ऐसी चुनौती को जब वह इन 3 प्रकार की जो ये चुनौतियां हैं इनका सामना करने के लिए तैयार रहता है, तो इसे समायोजी व्यवहार कहते हैं, कोपिंग बिहेवियर कहते हैं। मतलब तीनों तरह से अगर कोई उसको चुनौती मिल रही है जो उसको स्ट्रेस दे रही है, वह उसका सामना करने के लिए रेडी है और उन चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार है, तो वो समायोजी व्यवहार करता है। जब वह इसके लिए सामना करता है तो इसी को हम समायोजी व्यवहार कहते हैं, कोपिंग बिहेवियर कहते हैं। तो क्या है, कोई भी तनाव का कारण, जो भी तनाव का कारण होगा व्यक्ति में, वो दैहिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक ही प्रभाव डालेगा ना। ये कोपिंग व्यवहार की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें, यानी कि कोई भी स्ट्रेस पे हम समायोजन क्यों स्थापित करते हैं? क्योंकि कोई भी तनाव जिसके कारण व्यक्ति के में मानसिक या शारीरिक कोई भी निगेटिव इफेक्ट डल रहे हैं, तो उसको कम करने के लिए, उस प्रभाव को कम करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया? मनोवैज्ञानिकों ने अनेक प्रकार के प्रयास किए कि व्यक्ति को तनाव ना हो और उसके ऊपर कोई जो ये इफेक्ट मानसिक और शारीरिक पड़ रहे हैं, उसका जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, इसको कैसे कम किया जाए। तो मनोवैज्ञानिकों ने इसके लिए बहुत प्रयास किए। तो इस तनाव की रोकथाम करने के लिए, इस स्ट्रेस की रोकथाम करने के लिए क्या किया? मनोवैज्ञानिकों ने समायोजी व्यवहार का वर्णन किया
ये कोपिंग बिहेवियर का वर्णन किया है। उन्होंने इस तरह का जिक्र किया कि कोपिंग बिहेवियर के द्वारा हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं स्ट्रेस की विशेषता। अब ये स्ट्रेस और कोपिंग बिहेवियर की कुछ विशेषताएं हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स। तो व्यक्ति द्वारा तनाव को कम करने के लिए, व्यक्ति को तनाव को कम करने के लिए समायोजी व्यवहार किया जाता है, कोपिंग बिहेवियर किया जाता है स्ट्रेस को कम करने के लिए। अब इस जो ये कोपिंग बिहेवियर है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि ये क्या है, कोपिंग बिहेवियर किसे कहते हैं। तो क्या है कोपिंग बिहेवियर? समायोजी व्यवहार। जो ये कोपिंग बिहेवियर है, ये प्रतिबलों से मुक्ति के लिए किया गया प्रयास है। जो ये कोपिंग बिहेवियर है, स्ट्रेस से मुक्ति के लिए एक प्रयास है। दूसरी विशेषता क्या है इसकी, कि इसमें क्या होता है, उद्दीपक एवं परिस्थिति के प्रति प्राणी की प्रतिक्रियाएं पाई जाती हैं। जो प्राणी की प्रतिक्रियाएं पाई जाती हैं वह इसकी दूसरी विशेषता है। इसके अलावा क्या है, यह स्वयं नहीं घटित होता। यह प्राणी का ऐसा व्यवहार है जो स्वयं नहीं घटित होता है। यह प्राणी अपने विचारों से, अपने उसमें समायोजन से, तब समायोजन की उसकी जो विचारण होता है उससे घटित होता है। तो यह स्वयं घटित नहीं होता। समायोजी व्यवहार अपने आप घटित नहीं होता, यह करना पड़ता है। यह एक प्रकार का क्या है, यह एक प्रकार का ऐसा व्यवहार है प्राणी का जो अर्जित व्यवहार है, जिससे यह समायोजन करना प्राणी सीखता है। दूसरों को देखकर या चुनौतियों का सामना करते करते धीरे धीरे वह ऐसा व्यवहार सीख जाता है कोपिंग बिहेवियर की। कोई भी ऐसी सिचुएशन आए तो उसमें समायोजन कैसे किया जाए। तो इसलिए यह प्राणी का एक प्रकार का अर्जित व्यवहार है, सीखा हुआ व्यवहार है, लर्न व्यवहार है। इसके बाद क्या है, समायोजी व्यवहार द्वारा सुव्यवस्थित समायोजन को प्रोत्साहन प्रदान करता है। समायोजी व्यवहार व्यक्ति को क्या करता है, सुव्यवस्थित समायोजन, जो उसका कोपिंग बिहेवियर है, उसको समायोजी व्यवहार जो उसको स्ट्रेस से लड़ने की, जो खत्म समाप्त करने की जो क्षमता है, वो सुव्यवस्थित समायोजन को प्रोत्साहन प्रदान करती है। इसके बाद क्या है कि जो समायोजी व्यवहार है, इसके द्वारा व्यक्ति दैहिक एवं मानसिक आवश्यकताओं में व्यक्ति की मानसिक अवस्थाओं में समायोजन स्थापित किया जा सकता है। समायोजी व्यवहार के द्वारा जो व्यक्ति की दैहिक और मानसिक आवश्यकताएं हैं, उनमें सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। इसके अलावा क्या है, इसके द्वारा व्यक्ति के दैहिक एवं सांवेगिक, जो उसका दैहिक स्वास्थ्य है और सांवेगिक स्वास्थ्य है, जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था, वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। उसको उन्नत बनाए रखने के लिए भी इस तरह का व्यवहार में मदद मिलती है। ये कोपिंग बिहेवियर से दैहिक और सांवेगिक स्वास्थ्य को उन्नत बनाए रखने में भी मदद मिलती है, हेल्प मिलती है। इस तरह से ये कुछ विशेषताएं हैं। अब है ये मेथड्स ऑफ स्ट्रेस मेजरमेंट। तो कुछ मेथड है जिसके द्वारा हम स्ट्रेस का मेजरमेंट करते हैं कि व्यक्ति को स्ट्रेस कैसे, क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, वो कैसे। इसमें 2 विधियां अपनाई जाती हैं। 2 विधियां, तो पहली विधि है आत्म प्रतिवेदन विधि और दूसरी विधि है व्यवहारिक प्रविधि। आत्म प्रतिवेदन विधि में क्या होता है, आत्म प्रतिवेदन प्रविधि यानी कि जो पहली विधि है, इसके अंतर्गत जो प्रतिबल से ग्रसित व्यक्ति है, जिसको स्ट्रेस हो रहा है, वो व्यक्ति अपने संवेगात्मक कष्टों, जो उसको संवेगात्मक कष्ट हो रहे,
प्रतिबल के कारण जो जीवन में घटित परिवर्तन है, उसके प्रतिबल से जो उसके जीवन में परिवर्तन हो रहे हैं स्ट्रेस के कारण, या प्रतिबल की तीव्रता के बारे में बताता है। इस प्रविधि में किसी भी व्यक्ति का जो मापन जब करते हैं हम, तो वो व्यक्ति बताता है अपने कष्टों के बारे में, प्रतिबल का कारण, प्रतिबल की तीव्रता और जीवन में घटित परिवर्तनों के बारे में बताता है। तो वो बताता कहाँ है? बताने के लिए कुछ अनुसूचियां बनी है, कुछ इन्वेंट्रीज बनी है, जिनके द्वारा हम स्ट्रेस का मापन करते हैं। उन इन्वेंट्रियों के क्या नाम है? एक इन्वेंट्री है जिसमें हम मापन करते हैं, उस इन्वेंट्री का नाम है सामाजिक पुनर्समायोजन रेटिंग मापनी। ठीक है, सामाजिक पुनर्समायोजन रेटिंग मापनी। इसके अलावा एक और मापनी है, वो कौन सी है? नूतन अनुभूति मापनी। दूसरी ये अनुसूची यानी कि इन्वेंट्री। तो इस तरह की कुछ इन्वेंट्री अनुसूची बनी है जिसमें बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें हाँ ना या इस तरह से प्रत्युत्तर देकर उसके स्ट्रेस का मापन किया जाता है। अब क्या है, जो व्यक्ति द्वारा जो सूचनाएं मिलती हैं, व्यक्ति द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर जो उसमें निहित प्रतिबल है, जो ये इससे हम इन्वेंट्री के द्वारा जो सूचनाएं एकत्र करते हैं, तो जो व्यक्ति के अंदर प्रतिबल है उसके बारे में पता लगाया जा सकता है इस इन्वेंट्री से। तो इस एक और मापनी है हॉसेल मापनी। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने कुछ मापनियां दी हैं, अभी इनके बारे में नहीं जानने की इतनी जरूरत है, तो ये इतना ही ठीक है कि कुछ मापनियां बनी हैं जिनके द्वारा अनुसूची इन्वेंट्री के द्वारा हम ये मापन करते हैं। वो इन्वेंट्री आपको बताया नूतन अनुभूति अनुसूची, दूसरी बताई है कि सामाजिक पुनर्समायोजन रेटिंग अनुसूची। ऐसे अनुसूची हैं जिनसे हम ये मापन करते हैं। उसके बाद दूसरी आती है व्यवहारिक प्रविधि। व्यवहारिक प्रविधि में क्या है, इसके अंतर्गत क्या होता है, प्रतिबल पूर्ण जो परिस्थिति होती है, जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है एवं उद्दीपक स्थिति के प्रति जो व्यक्ति द्वारा की गई अनुक्रिया, कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है उसमें जो व्यक्ति क्या अनुक्रिया कर रहा है, किस तरह की परफॉर्मेंस कर रहा है, क्योंकि ये व्यवहारिक प्रविधि है तो इसमें हम व्यवहार देखते हैं ना कि कैसी अनुक्रिया कर रहा है, कैसी परफॉर्मेंस कर रहा है वो व्यक्ति, तो उसके आधार पर प्रतिबल की माप की जाती है। प्रतिबल पूर्ण परिस्थिति में यदि व्यक्ति दैनिक कार्य, जो उसके दैनिक कार्य क्रियाएं हैं, वह क्या है, उसमें कमी अगर आती है, उसकी परफॉर्मेंस में, जो दैनिक कार्य करता है उसकी परफॉर्मेंस में अगर कमी आती है, ठीक है, तो कमी अगर आएगी तो इसका मतलब प्रतिबल का धनात्मक प्रभाव पड़ रहा है। और अगर दैनिक क्रियाओं में कमी नहीं आती है तो इसका मतलब प्रतिबल पूर्ण परिस्थिति का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। वह अपनी दैनिक क्रियाएं आराम से कर रहा है तो उसके ऊपर प्रतिबल का नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इस तरह से हम व्यवहारिक प्रविधि में स्ट्रेस का मापन करते हैं। ठीक है, तो ये दो विधियां हैं जिनके द्वारा हम स्ट्रेस का मापन करते हैं। इसके साथ ही हमारी ये आज की क्लास ओवर होती है। गुड डे।